Assalamu alaikum class. This is me Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences, and I am going to deliver a lecture on background absorption in atomic absorption spectrophotometry. And what is background absorption? बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा पर्पस क्या है बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन को स्टडी करने का। हम इसमें जो हमारा मेन मॉड्यूल है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटम्स को स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, लेकिन यहाँ हमारा जो मॉड्यूल है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है। तो हम यहाँ एटम्स की मोस्टली क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें करना होता है, बेसिकली जो पर्पस होता है। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का फर्दर मॉड्यूल है, तो उसमें हम एटम की अब्जॉर्प्शन फाइंड करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन हमने ये देखा था कि अब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन लेंथ के बिटवीन डिफरेंट रिलेशन है, बेयर्ड-लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस किया था। तो वो जो मेन स्टेप हैं कि किस तरह एटोमाइजर्स यूज़ होती हैं, रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है, और एंड पे जो भी प्रोसेस सारा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड पे हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है जो कि रीड आउट डिवाइस पे हमें नज़र आ रहा होता है, और वो हमें रिलेशन बता रहा होता है मोस्टली कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस हम ये भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ जो हम एनालिसिस करते हैं वो किसी एक एटम का करते हैं, तो हर एटम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अपनी अब्जॉर्प्शन दे रहा होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो हम स्टडी करते हैं, तो ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। स्टडी करने में तो हम कह देते हैं कि ये स्टेप है, और एंड पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो आ जाता है, और उसे हम कैलिब्रेशन कर्व से भी ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। लेकिन हर एक स्टेप पे जितने भी हम ट्राई कर लें तो हम 100% कोई भी प्रोसेस एक्यूरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम हॉलो कैथोड लैंप में जो हम यूज़ करते हैं, हॉलो कैथोड लैंप, हम ये कहते हैं कि एक ही मेटल का हम कैथोड यूज़ करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि एटोमाइज़र में भी हमने सारे जो कंडीशन है वो अप्लाई किए हैं, उसके बाद मोनोक्रोमेटर यूज़ किया, और वो लेकिन हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो कर्व्स हैं वो आएंगी और उससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन क्या वो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इतना एक्यूरेट और ऑथेंटिक होगा कि हम यही कहेंगे कि कोई उसमें मिसकंसेप्शन नहीं होगी कि हम ये कहेंगे कि ये एटम का है? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो स्पेक्ट्रम की जो इंटरप्रिटेशन होती है, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जो स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन है वो डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई और पैरामीटर्स हैं, हर एक स्टेप अगर एक्यूरेट हम करने की ट्राई करें, उसके बावजूद भी जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो उसमें से ये स्टडी करना कि ये जो हमारे एनालाइट्स की पीक हैं वो कौन सी हैं, और वो जो कुछ पीक्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जो एक्सिस है उसके ऊपर मर्ज हुई होती हैं, उन पीक्स का क्या पर्पस है, और कुछ पीक ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही क्लोज होती हैं, उन पीक्स का क्या पर्पस होता है, और कुछ पीक ऐसी होती हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में तो कुछ पीक्स अपेयर होती हैं, और कुछ ऐसी पीक्स होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम सोडियम को स्टडी कर रहे हैं, हमें पता है कि इतनी वेवलेंथ रेंज तक इनकी जो है ऑब्जर्प्शन आनी चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस पे या बहुत कम या बहुत ज़्यादा वेवलेंथ पे कुछ पीक्स आ रही होती हैं, कुछ बिल्कुल बैकग्राउंड जो एक्सेसिस है उस पे मर्ज होती हैं। तो इनको स्टडी करना और ये फाइंड करना कि ये जो एक्स्ट्रा पीक्स आ रही हैं वो किस चीज़ की हैं, तो ये जो सारी एक्स्ट्रा पीक होती हैं उन्हें हम ये कहते हैं कि ये बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन की वजह से आई हैं। तो उन सारी एनालाइट के अलावा जितनी भी पीक्स होती हैं जो एक मर्ज होकर हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, उनको हम ये कंसिडर करते हैं कि ये बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन है। बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि एनालाइट के अलावा कुछ भी कोई दूसरे एलिमेंट, ये भी हो सकते हैं कि कोई एलिमेंट कह रही हूँ सॉरी, कोई और एटम, ये भी हो सकता है कि उन एटम ने केमिकल रिएक्शन कर लिया हो, तो वो पीक्स आ रही हों, कोई कंपाउंड्स की फॉर्म में कोई पीक आ रही हों। तो ये जो डिफरेंट तरह की पीक्स आ रही होंगी बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन की वजह से, इन्हें हमने स्टडी करना है। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन है क्या। When obtaining the observation spectra, there are frequently other signal detected by the detector फ्रॉम थिंग्स अदर देन द सैम्पल। कुछ और सिग्नल भी आ रही होती हैं जो सैम्पल के अलावा होते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास सैम्पल नॉन नहीं है तो हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कौन सा हमारा सैम्पल कौन सा है। मतलब जब हमें ये अंदाज़ा नहीं, अननोन सैम्पल है, तो हमें पीक उसका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कौन सी पीक।
लेकिन ये है कि अगर सैंपल नोन है, हमें पता है कि इतनी ही वेवलेंथ रेंज तक इनकी जो अब्जॉर्प्शन है ये एग्जिस्ट करती है, तो उसके अलावा जो सारे सिग्नल आ रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये तो हमारे सैंपल के हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सारी पीक्स हैं, सिग्नल हैं, ये किस चीज़ के हैं, तो उस सबको हम ये कहेंगे कि ये बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन है। अनफॉर्चुनेटली इंटरफेरेंस फ्रॉम द वैरायटी ऑफ प्लेसेस आर इनविटेबल, हम इसको नहीं रोक सकते, जितना भी एक्यूरेट प्रोसेस हम कर लें हम इसे नहीं रोक सकते। एंड विल इन्फ्लुएंस द अब्जॉर्प्शन स्पीशीज एंड द रेडिएशन रीचिंग द डिटेक्टर, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और वो रेडिएशन डिटेक्टर तक जाएंगे, और डिटेक्टर ने तो डिटेक्ट करनी है, डिटेक्टर को तो नहीं पता कि हमारे एनालाइट के हैं या किसी और के हैं। वाइल इट डज नॉट मीन दैट रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इज़ नॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल, बट हम ये कभी भी नहीं कंसिडर करेंगे, चाहे जो स्पेक्ट्रम है वो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्पेक्ट्रम हमारे सैंपल का नहीं है, सैंपल का तो है, हमारे एनालाइट का है, लेकिन उसके अलावा उसके पास जो जितनी से पीक्स आ गई हैं तो वो फिर हमारा काम होता है कि हम उसमें से स्टडी करें और बैकग्राउंड को या तो रिमूव करें या उसमें से स्टडी करें कि ये सारी पीक्स बैकग्राउंड की और ये हमारे एनालाइट की हैं। इट विल रिजल्ट इन द लॉस इन स्पेक्ट्रल डिटेल, जाहिर है जब इतनी ज़्यादा पीक्स आ जाएंगी तो जो डिटेल है स्पेक्ट्रल की वो लॉस हो जाएगी। क्या होगा, या तो वो पीक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, सच एज ब्रॉडनिंग ऑफ पीक एंड पीक इन प्लेस अदर देन वेयर द सैंपल अब्सॉर्ब, और ये भी सम टाइम होता है कि जिस वेवलेंथ पे, जिस जगह पे एनालाइट की पीक ने, सैंपल की पीक ने अब्सॉर्ब होना होता है, अपेयर होना होता है, उसके अलावा किसी और जगह पे हो रही होती है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस एटम ने कोई केमिकल रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड बना लिया है, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वेशन पीक है वो हमें किसी और जगह पे नज़र आ रही है। तो जो हम एनालिसिस करेंगे अगर अननोन सैंपल है तो हम तो उसी जगह का कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ रेंज 589 सोडियम की है और सैंपल में सोडियम है ही नहीं, लेकिन वो कोई रिएक्शन इस तरीके से हुआ है कि वो जो पीक है उस जगह पे आ रही है, तो हम तो कह देंगे कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या इस केस में क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएगा कि हम किसी और मेटल का कह देंगे, हालांकि वो जो सैंपल के अंदर जो मेटल थी वो कोई और थी। और जो कंसंट्रेशन भी है, सेम इन द केस ऑफ कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन भी हम फाइंड करेंगे तो वो वाली कंसंट्रेशन नहीं होगी जो एग्जैक्ट एटम के अंदर, सैंपल के अंदर हमारे एनालाइट की प्रेजेंट थी। स्पेक्ट्रल डेविएशन फ्रॉम बैकग्राउंड इंटरफेरेंस कैन बी सिग्निफिकेंट एट टाइम, और फिर वो टाइम पे डिपेंड करती है कि टाइम के साथ जो इंटरफेरेंस है वो किस तरीके से वेरिएट कर रही हैं। तो ये है कि इस प्रोसेस को बजाय इसके कि हम स्पेक्ट्रा हमारे पास आ जाए और उस टाइम हम इंटरप्रेट, क्योंकि जब हम ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको ट्राइब करेंगे कि हर पैरामीटर को कंट्रोल करके हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो सिग्नल हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर इन प्रोसेस को भी मेंटेन ना किया जाए तो फिर तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। तो इसकी जो करेक्शन है बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की, वो हम बहुत सारे स्टेप्स को, बहुत सारे प्रोसेस को यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मस्ट है कि हम बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन को करेक्ट करें। With the proper application of background correction techniques, these deviation can be minimized while enhancing the signal from analyte. तो हम क्या कर देंगे कि वो जो सिग्नल है उसे इन्हांस करेंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे जो हम अप्लाई करेंगे जिससे हम बैकग्राउंड करेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे वो है एनालिसिस टू ऑब्टेन द सिग्नल ऑफ ब्लैंक। और ब्लैंक तो एक बेस्ट प्रोसेस है जिससे हमें जो डेविएशन अगर हो भी रही होती है तो हम उसमें से मिनिमाइज कर लेते हैं, और ब्लैंक अब तो हम स्टडी कर भी चुके हैं पहले। दूसरा जिसमें प्रोसेस है वो है इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग, इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे। एवरेज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड सैंपल जिसे हम वेरिएंस कहते हैं, ड्यूट्री। और फोर्थ है ड्यूट्रियम कॉन्टिनम सोर्सेज। फिफ्थ है जीमान इफेक्ट एंड सिक्स्थ है सोर्स सेल्फ रिवर्सल। इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है एनालिसिस टू ऑब्टेन द सिग्नल ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक का मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसी ब्लैंक के अंदर हर एक रिएजेंट होता है एक्सेप्ट एनालाइट। अगर हमारे पास ब्लैंक की रीडिंग आ जाए उसके बाद हम सैंपल के लें तो उसके अंदर हम जब माइनस कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करके, तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो मिनिमाइज जब हम कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड हो जाएगी। तो one technique that should be done for every analysis is to obtain the signal of blank, कि ये तो हम हर सैंपल के लिए करते हैं कि ब्लैंक को रन करते हैं। A substance prepared in the same manner
एज द एनालाइट एक्सेप्ट इट कंटेन एन एनालाइट। जो ब्लैंक है वो सेम टू सेम वैसे होता है जैसे एनालाइट को हम प्रिपेयर करते हैं, बस ब्लैंक में एनालाइट खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। You can calibrate the instrument you are using to be set to a signal of zero for signal of a blank। तो जब एनालाइट नहीं है तो ब्लैंक के लिए तो जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ब्लैंक को रखते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और अगर ब्लैंक कोई रीडिंग देता है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर कोई एनालाइट ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस टाइम सही वर्किंग कंडीशन पे नहीं है, तो हम उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे। उसके बाद जब हम एनालाइट के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका वो ज़ीरो पे तो ऑलरेडी होगा, अब जो भी अब्जॉर्प्शन आएगी वो इंस्ट्रूमेंट की आएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी कैलिब्रेट हो गया और ब्लैंक की जो रीडिंग थी वो भी आ गई। You can also subtract the signal produced by the blank from all the signal obtained throughout the analysis, जिसे हम corrected value कहते हैं। Subtracting the blank signal from the absorbance value। अब जब absorbance value आई है उसमें एक एनालाइट की भी है और reagents जो थे सैम्पल में उनकी भी है, जबकि ब्लैंक में जो है वो एनालाइट की नहीं है। तो जब हम ओवरऑल हमने वैल्यू निकाली और एनालाइट की हम माइनस करेंगे तो इस ब्लैंक की माइनस करेंगे तो उसमें जो एनालाइट की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी। और ये कैलिब्रेशन कर्व है जो हमने ब्लैंक को लेके कंसंट्रेशन फाइंड की हुई है, जो ग्राफ में दिखाया हुआ है। एक्सेस पे कंसंट्रेशन ली हुई है, वह एक्सेस पे अब्जॉर्बेंस, और ये जो कंसंट्रेशन ली हुई है इन सारे सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमने इन सारे सोल्यूशन को खुद प्रिपेयर किया, मतलब कंसंट्रेशन नोन है और अब्जॉर्बेंस हमने इनकी फाइंड की है। वो अगर अननोन सैंपल है उनकी अब्जॉर्बेंस हम फाइंड करें तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें मेथड है वो है इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग। इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड टू काउंटर मैट्रिक्स इफेक्ट। इसमें हम मैट्रिक्स इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो जो हमने न्यूबलाइज़र यूज़ किया, उसमें ऑक्सीडेंट यूज़ किए, फ्यूल यूज़ किया, और उसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, तो इन सब को हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स के तौर पे ऐड कर रहे हैं। मैट्रिक्स और सैंपल में क्या फ़र्क है? जो हम मोस्टली सैंपल लेते हैं और मैट्रिक्स ये है मोस्टली कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फर्दर ये, जैसे माल्टी में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स असिस्टेंट लेज़र डिसॉर्प्शन, मैट्रिक्स जो है वो सैंपल के अलावा जितनी भी जो और सैंपल है ओवरऑल उसमें और रिएजेंट हैं और एनालाइट के अलावा जितना भी सैंपल है उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर हम ये कहेंगे फ्यूल, ऑक्सीडेंट और ये सारे पैरामीटर्स इसमें आ रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस काज करेंगे। जैसे कि सेकंड पॉइंट में है एडजस्टिंग फ्यूल टू ऑक्सीडेंट रेशियो इन फ्लेम और यूजिंग अ डिफरेंट ऑक्सीडेंट कैन रिड्यूस सर्टेन मैट्रिक्स इंटरफेरेंस। इस तरीके से हम फ्यूल ऑक्सीडेंट की रेशियो या फ्यूल और ऑक्सीडेंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे जो मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज रहे। इफ़ इनकम्प्लीट कंबस्शन इज़ कॉज, अगर कंबस्शन का प्रोसेस हो मतलब हम कंबस्शन को कंट्रोल ना करें तो उससे भी मैट्रिक्स का जो सिग्नल है वो अपेयर हो सकता है। जो मेन हमारा एनालाइट है जो एटॉमिक हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उसमें मैट्रिक्स की पीक्स जा सकती हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम कैन इंश्योर द कंप्लीट कंबस्शन रिड्यूसिंग और एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक। और फिर हम ऑर्गेनिक जो हैं उनकी इसलिए आ रही थी कि टेम्परेचर कम था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को भी हम मिनिमाइज़ कर लेंगे, उससे फिर वो जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे उनकी पीक्स जा रही थी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं होगी और कंप्लीट कंबस्शन होगी, मतलब कंप्लीट कंबस्शन होने से फिर वो जो एलिमिनेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपनी पीक्स शो कर रहे होते हैं उनका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सारी कंडीशन है ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन है, तो हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन को भी मेंटेन रखेंगे ताकि जो सिग्नल है वो प्रॉपर है हमारे पास और बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन ना हो। जो थर्ड है उसका मतलब है कि वेरिएशन या चेंजेस, मतलब ये इसका ये है कि कोई भी प्रोसेस जिसमें हम काफ़ी सारी रीडिंग लेते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का एक फार्मूला है कि हम मोस्टली फॉर एग्जांपल जैसे टाइट्रेशंस करते हैं तो टाइट्रेशन में हम फॉर एग्जांपल 3 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उसमें से हम 3 टाइम जितनी जो भी रीडिंग्स आती हैं उनको नोट करते हैं, उनका एवरेज लेते हैं। तो एवरेज जो है वो हमारे पास जो एरर होती हैं उनको मिनिमाइज़ कर रहा होता है, मिडल वैल्यू दे रहा होता है। तो ये जो एवरेज है ये एक बेस्ट प्रोसेस है वेरिएशन को मिनिमाइज़ करने का।
तो हमने सेपरेट, अगर फॉर एग्जांपल ब्लैंक का लिया है, सैम्पल का लिया है, तो पहले ब्लैंक की जितनी भी रीडिंग्स आई हैं हम उनका एवरेज लेंगे और जो सैम्पल की आई हैं उनका सेपरेट लेंगे। फिर जब इनको माइनस करके जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे, जो हमारा पर्पस है, तो सैम्पल माइनस ब्लैंक का, जिससे हमारे पास एनालाइट की रीडिंग आती है, उसका भी हम चेंज लेंगे। तो ये जो ग्राफ है, फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला ग्राफ है, वो सिंपल है कि जब हमने कोई चेंज नहीं लिया तो वो जो देखें वो जो पीक्स हैं वो जो हैं वो स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फिर उस वेरिएशन को कम करने के लिए हमने जब हर स्टेप पे डेल्टा मतलब एवरेज लिया है, तो जो सेकंड ग्राफ है वो बिल्कुल स्मूथ है। उसका मतलब है कि जो डेविएशन है, जो बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन थी, उनको हमने एवरेज लेके मिनिमाइज़ कर दिया है। तो ये जो एवरेज वेरिएंस है, ये एक बेस्ट मेथड है जिससे हम वेरिएशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो background variation is taking the fluctuation of the blank reading and fluctuation of the signal reading, then average, पहले blank की separate लेंगे, signal का separate, and then average the delta between these variance to cancel out the noise। सारा जो noise है उसको ख़त्म करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। To increase the clarity of both the blank and the signal, and the light should be run through the instrument multiple times to get more reading। और फिर एवरेज तो हम लेते ही उस टाइम है जब मल्टीपल रीडिंग हम लें और उन रीडिंग्स पे फिर हम उनका एवरेज लें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ब्लैंक या सैम्पल के लिए हम सेपरेट मल्टीपल टाइम परफॉर्म करेंगे और फिर उनका एवरेज लेंगे। दिस डायग्राम शो बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैकग्राउंड करेक्शन बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डाटा पॉइंट फ्रॉम द नॉइस एंड क्रिएटिंग अ क्लीन लाइन ग्राफ ईजियर टू एनालाइज। तो जो सेकंड ग्राफ है वो बिल्कुल क्लीन है और कोई नॉइस नहीं है, क्योंकि हम उसका एवरेज ले चुके हैं जो भी सिग्नल पहले अपेयर हुआ था। ये जो प्रोसेस है ड्यूट्रियम कॉन्टिन्यूम सोर्सेज। कॉन्टिन्यूम सोर्सेज का ये मतलब है कि जो भी रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाली है, मतलब वेव में हर तरह की जो रेडिएशन हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। दिस मेथड ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन सिग्नल फ्रॉम कॉन्टिन्यूम सोर्सेज सच एज ड्यूट्रियम लैम्प इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम लाइन। दो तरह के जो स्पेक्ट्रम है वो मैंने आपको बताए थे। कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम भी होता है और लाइन सोर्स का जो स्पेक्ट्रम है वो भी होता है। कॉन्टिन्यूम सोर्स का ये मतलब है कि जो रेडिएशन है या सिग्नल अपीयर होते हैं उसमें ऐसी रेडिएशन होती हैं जो बहुत ज़्यादा, जो उनकी वेवलेंथ रेंज है वो बहुत वाइड होती है। जबकि लाइन सोर्स जो है वो एक एटम्स का हो, किसी एक एटम का होगा। एटॉमिक जो एटम्स हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अब इस केस में भी हम एटम स्टडी कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि एक लाइन स्पेक्ट्रम ही एक ही आने चाहिए, क्योंकि उधर से भी हम कैथोड लैंप यूज़ कर रहे हैं, किसी एक वेवलेंथ को ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो और रेडिएशन आ रही हैं वो कहाँ से आएंगी, इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ कॉन्टिन्यूम सोर्स का जो एक सोर्स है, मतलब वो है ड्यूट्रियम लैम्प। ड्यूट्रियम लैम्प जो है वो रेडिएशन जो एमिट करता है वो उनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो वाइड है। तो इस प्रोसेस में हम ये करते हैं कि चॉपर यूज़ करते हैं। चॉपर एक जो है वो रेडिएशन को अल्टरनेटिवली पास करता है। चॉपर अल्टरनेट द रेडिएशन पास थ्रू द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन ड्यूट्रियम कंटिन्यूम सोर्सेज एंड एनालाइट सोर्सेज। चॉपर जो है वो एक दफ़ा ऐसा करेगा कि जो रेडिएशन ड्यूट्रियम लैम्प से आ रही है, मतलब कंटिन्यूम सोर्स हैं, उनको जाने देगा और फिर उनको स्टॉप करके जो हलो कैथोड लैम्प से रेडिएशन आ रही है उनको जाने देगा। अब कॉन्टिन्यूम सोर्स हमने क्यों लिया, यहाँ पर्पस क्या था? क्योंकि अगर कोई बैकग्राउंड रेडिएशन है तो वो हाइड्रोजन लैम्प से ड्यूट्रियम लैम्प से आएगी, मतलब कॉन्टिन्यूम सोर्स से आएगी, और वो भी हमें पता चलेगा कि ये रेडिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूम सोर्स की हैं, और जो हलो कैथोड लैम्प से आएंगी वो हमारे एनालाइट की हैं। व्हेन द कॉन्टिन्यूम सोर्स पास थ्रू द एटोमाइजर, द एटम ऑफ द इंटरेस्ट ओनली अब्सॉर्ब द रेजोनेंस वेव। रेजोनेंस वेवलेंथ ही अब्सॉर्ब करेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ। अब कॉन्टिन्यूम सोर्स हमने यूज़ किया, उसमें जो वेवलेंथ रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो एनालाइट है वो तो बहुत स्मॉल अमाउंट में है, इतनी ज़्यादा वेवलेंथ को तो वो नहीं अब्सॉर्ब करेगा। तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन जो एनालाइट की कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है, तो जो सिग्नल आएगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा। Effect of analyte on the continuum sources is negligible. Aside from analyte, continuum source can be attenuated by scattering or broadband absorption. ब्रॉडबैंड अब्जॉर्प्शन इसलिए कि जो वेवलेंथ आ रही हैं वो बहुत वाइड रेंज की हैं, जबकि जो एनालाइट है वो उसकी कंसनट्रेशन कम है, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड आएगा।
सो द सिग्नल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूम सोर्स सच एज ड्यूटेरियम लैम्प इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिग्नल। अब ये जो ब्रॉड सिग्नल आया है उधर से एक और सिग्नल भी है, क्योंकि चॉपर ने एक दफ़ा जो रेडिएशन थी वो कॉन्टिन्यूम सोर्स की पास की थी, एक दफ़ा जो की थी वो हॉलो कैथोड लैम्प की थी। अब हॉलो कैथोड लैम्प वाली भी तो हैं, तो अगर हम कॉन्टिन्यूम सोर्स का जो भी सिग्नल आया है उसमें से माइनस करते हैं हॉलो कैथोड लैम्प का जो, तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो एक्यूरेट एनालाइट का होगा। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिग्नल फ्रॉम द लाइन सोर्स सच एज एनालाइट्स हॉलो कैथोड लैम्प। जैसे कि ये प्रोसेस है, अब एक साइड पे ड्यूटेरियम लैम्प है और दूसरी साइड पे हॉलो कैथोड लैम्प है। ये जो चॉपर है, जब पर्पल लाइन जो है वो ड्यूटेरियम लैम्प की है और जो ब्राउन लाइन है वो हॉलो कैथोड लैम्प की है। जब पर्पल लाइन गुजरेगी एटोमाइज़र की तरफ तो उस टाइम जो ब्राउन लाइन है वो स्टॉप हो जाएगी, चॉपर उसे स्टॉप कर देगा। जब एनालाइट की गुजरेगी ब्राउन लाइन गुजरेगी तो पर्पल को स्टॉप कर देगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब ड्यूटेरियम लैम्प पर्पल लाइन पास होगी और जो स्पेक्ट्रम आएगा वो ब्रॉड होगा, और जो हॉलो कैथोड लैम्प है उसका जो कुछ स्पेक्ट्रम है वो जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है वैसे होना चाहिए। तो अगर हम उसमें से माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है वो बैकग्राउंड की वजह से आ रही थी और कौन सी जो है हमारे एनालाइट की हैं, क्योंकि कैथोड लैम्प जो है वो तो जस्ट हमारे एनालाइट का ही जो स्पेक्ट्रम है उसे शो करेगा। When the beam from deuterium lamp pass to the atomizer, the beam of hollow cathode lamp is reflected off the mirror, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सिर्फ ड्यूटेरियम वाली। और when the beam of hollow cathode lamp pass through the atomizer, the beam of deuterium lamp is reflected off the mirror, तो वो फिर बैक हो जाएगी और सिर्फ जो हमारे पास बीम आगे जाएगी वो हॉलो कैथोड लैम्प की होगी। तो इस तरीके से इसमें भी हम ये है कि दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करके एनालाइट का जो सिग्नल है उसे प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। जो फिफ्थ इफ़ेक्ट है वो है ज़ीमान इफ़ेक्ट। ज़ीमान इफ़ेक्ट को बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें डिफरेंट लाइंस, हम अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन को ही स्टडी करें तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसकी बेस पे हमने डिफरेंट जो सीरीज़ हैं वो पढ़ी थी, लाइमर सीरीज़, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पफन। वो इस बेस पे पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो लाइमर सीरीज़ में फॉल करता है, और फिर थर्ड से जब सेकंड में आता है तो उस बेस पे बाल्मर, पास्चन एंड वो जो ब्रैकेट और पफंड हैं वो हमने मतलब आते ग्राउंड स्टेट पे ही हैं, लेकिन देखते हैं कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहे हैं, थर्ड से आ रहे हैं, फोर्थ से या फिफ्थ से। तो ये जो जैसे जैसे ये जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है तो डिफरेंट जो लाइंस हैं वो अपेयर होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हैं और डिफरेंट जो इनकी एक्साइटेशन हुई थी उसकी बेस पे हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही स्पेक्ट्रम था। जब हम उसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो जो लाइंस पहले स्प्लिट हो रही थी उससे भी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उससे कुछ फर्दर लाइन अपेयर होंगी। उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमान इफ़ेक्ट। जब हम उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और फर्दर जो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स की उसे हम कहते हैं ज़ीमान इफ़ेक्ट। इन अ ज़ीमान इफ़ेक्ट इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू एटम एंड स्प्लिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उसमें होता ये है ज़ीमान इफ़ेक्ट में कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। अब डिपेंड करता है कि वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर अरेंज हुई हैं, इस चीज़ पे हम डिपेंड करेगा कि कितने लेवल आगे कितने लेवल में वो स्प्लिट। ये जो ज़ीमान इफ़ेक्ट है इसे हम प्रेफर करते हैं मोस्टली बैकग्राउंड करेक्शन के लिए, क्योंकि ये बेस्ट वे है, एक्यूरेट वे है बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन को एंड करने का। अल्टरनेटिंग करंट ज़ीमान सिस्टम टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिंग ज़ीमान सिस्टम किस बेस पे हम कहते हैं और डायरेक्ट करंट ज़ीमान सिस्टम। ये ओवरऑल जो ज़ीमान इफ़ेक्ट है वो प्रेफरेबल है, बट जो इस अल्टरनेटिंग ज़ीमान इफ़ेक्ट है वो एक्सपेंसिव है देन डायरेक्ट करंट ज़ीमान एनालिसिस, बट दे आर मोर सेंसिटिव एंड लार्ज लीनियर वर्किंग रेंज। इससे बहुत ज़्यादा जो लीनियर रेंज है वो ऑब्टेन होती है। तो हम प्रेफर करते हैं अगर हम अफोर्ड कर सकते हो एक्सपेंसिव मटेरियल को, वो इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर ऐसी जो अल्टरनेटिंग ज़ीमान सिस्टम है हम वो यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें डिटेक्टर है, मोनोक्रोमेटर है, सोर्स है।
जो न्यू चीज़ है वो ये है कि फर्नेस तो हम पहले भी एटोमाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, पोलराइज़र भी। अब इसमें पोलराइज़र क्या है? पोलराइज़र जो है ये एक ऑप्टिकल फ़िल्टर होता है जो कि लाइट को स्पेसिफिक जो उसकी जो पोलराइजेशन है उसकी पोलराइजेशन करवाता है। पोलराइजेशन इस तरीके से करवाता है कि वो ब्लॉक कर देता है कुछ रेडिएशन को और कुछ रेडिएशन को गुजरने देता है। मतलब लेट्स लाइट वेव ऑफ द स्पेसिफिक पोलराइजेशन पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग लाइट वेव्स ऑफ अदर पोलराइजेशन। तो ये कह लें कि फ़िल्टर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है कि वो एक तरह की रेडिएशन को गुजरने देता है, दूसरी को ब्लॉक कर देता है, और जिसको ब्लॉक किया तो नेक्स्ट टाइम में उसे गुजरने देगा और जो पहले पास हुई थी उन्हें ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट है वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे? तो इसमें जो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग सीमान इफ़ेक्ट है उसमें हम फर्दर डिस्कस करते हैं। In direct current Zeeman correction system, radiation from hollow cathode lamp pass through the radiation polarizer. इसमें जो hollow cathode lamp है वो दोनों में ही होगा और जो रेडिएशन है वो पास होंगी। इसमें जो hollow cathode lamp है उसमें से पास होंगी और जो पोलराइज़र है उस टाइम रोटेट कर रहा होगा। जब पोलराइज़र रोटेट कर रहा होगा तो जो फर्नेस है वो परमानेंट होगी। जब परमानेंट पोलराइज़र होगा तो उस टाइम ये बात अंडरस्टैंड करें कि जो पोलराइज़र और फर्नेस यूज़ किया है, फर्नेस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। जब पोलराइज़र मूव करेगा तो जो फर्नेस के ऊपर मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा। जबकि जब मैग्नेट रोटेट कर रहा होगा या मैग्नेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो प्रेजेंट होगी फर्नेस के ऊपर, तो उस टाइम जो पोलराइज़र है वो परमानेंट होगा। डीसी सीमान करेक्शन के केस में जो पोलराइज़र है, डायरेक्ट करंट क्योंकि हम यहाँ इसमें यूज़ कर रहे हैं तो पोलराइज़र रोटेट कर रहा होगा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो रोटेटिंग पोलराइज़र टू फर्नेस अराउंड द परमानेंट मैग्नेट। जब पोलराइज़र मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? व्हेन रेडिएशन पास फ्रॉम द hollow cathode लैम्प, रोटेटिंग पोलराइज़र जो है वो फर्दर जो लाइट को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। लाइट दैट आर पोलराइज्ड पैरेलल टू द फील्ड एंड लाइट दैट इज़ पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो जो लाइट है, पोलराइज़र जो है hollow cathode लैम्प से जो लाइट आ रही है टू पार्ट्स में उसे डिवाइड करेगा। एक जो है वो फील्ड के पैरेलल होगी, एक परपेंडिकुलर। व्हेन लाइट इज़ पैरेलल टू द फील्ड बोथ, जब पैरेलल है तो इसका मतलब है कि पैरेलल हर एक पॉइंट पे उसकी इंटरेक्शन हो रही है, तो उस टाइम एटॉमिक और जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन है वो दोनों होंगे। जबकि परपेंडिकुलर जो पोलराइज़र ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो पैरेलल लाइट थी वहाँ एटॉमिक और बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन दोनों हुई, जबकि जो परपेंडिकुलर थी उस पर सिर्फ जो सिग्नल है वो बैकग्राउंड का है। तो बैकग्राउंड वाले में से जब हम एटॉमिक और बैकग्राउंड दोनों का माइनस करेंगे तो सिर्फ जो हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है उसका सिग्नल आ जाएगा सब्सट्रैक्शन से। जबकि जो एसी सीमान करेक्शन है इसमें जो पोलराइज़र है वो स्टेशनरी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ प्रेजेंट अराउंड द फर्नेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस के अराउंड प्रेजेंट है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑफ, इसमें फिर ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑफ किया हुआ है या ऑन किया हुआ है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होगा तो एटॉमिक और बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन दोनों होंगी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन होगी। इसमें भी हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे दोनों सिग्नल की, एटॉमिक और बैकग्राउंड की जो भी वैल्यू आई है उसमें से बैकग्राउंड की, तो जो हमारे पास एनालाइट है जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो आ जाएगा। तो सीमान इफ़ेक्ट जो है वो इसलिए ईजी है कि हम जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जो फर्दर स्प्लिटिंग है लाइंस की उनको एक्यूरेटली स्टडी करके बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो है उसको माइनस कर लेते हैं और एक एक्यूरेट सिग्नल जो एनालाइट का होता है वो हमारे पास आ जाता है। The Zeeman effect is preferred over the most over form of the background correction as it tend to be more accurate. AC Zeeman system tend to be more expensive than DC system. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आर मोर सेंसिटिव एंड हैव लार्ज लीनियर वर्किंग रेंज। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम अल्टरनेटिंग ज़ीमान इफेक्ट को ही यूज़ करें। जो लास्ट इसमें जो बैकग्राउंड करेक्शन का मेथड है वो है सोर्स सेल्फ रिवर्सल। जहाँ हम करंट की बेस पे जो है वो हम सेपरेशन करते हैं बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की एनालाइट की अब्जॉर्प्शन से।
इसमें हम हाई करंट और लो करंट यूज़ करते हैं. दिस मेथड ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ लो एंड हाई करंट ऑपरेशन ऑफ hollow cathode lamp source radiation. When low current is operating, total absorption is obtained, which include the absorption of, क्योंकि लो करंट पे जो है वो बैकग्राउंड की absorption भी आ रही होती है और जो लाइट है उसकी भी, मतलब ये कह सकते हैं मैट्रिक्स और एनालाइट दोनों की ही आ रही होती हैं. During high current operation, large amount of non-excited atom are produced, which absorb radiation produced from the excited species. Production of free atom is also produced, broadening emission lines as a result of Doppler effect. तो जो है हाई करंट है, हाई करंट पे जो नॉन एक्साइटेड एटम होते हैं वो भी अपेयर हो जाते हैं. तो नॉन एक्साइटेड एटम के अपेयर होने की वजह से वो जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है. तो इसका मतलब है कि हाई करंट की वजह से जो पीक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, क्योंकि उस टाइम नॉन एक्साइटेड एटम भी इन्वॉल्व हो रही होंगी. एज अ रिजल्ट emission line that are slightly higher and slightly lower than resonance absorption by the free atom. This emission line are used to measure the background signal. तो वो जो ऊपर लाइन है हाई करंट की वजह से वो किसका वजह से आ रही है, बैकग्राउंड सिग्नल की वजह से. अगर हम वो जो सिग्नल है वो माइनस करते हैं तो जो हमारे पास सिग्नल आएगा वो एक्यूरेटली उस एटम का होगा जिसको हम मेजर करना चाह रहे होते हैं. दिस एमिशन लाइन आर यूज टू मेजर द बैकग्राउंड सिग्नल दैट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लो करंट वैल्यू. तो लो करंट वैल्यू से उसे माइनस करके जो हमारा एनालाइट का सिग्नल है वो सिर्फ आ जाएगा और उसे हम ये कहेंगे कि ये हमारा एनालाइट के, इसमें कोई भी बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन नहीं है. ये जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन है ये जो स्पेसिफिक जब हम रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च में सिंपली जब हम थेरेटिकल के कहते हैं कि ये इसके जो प्रिंसिपल है और ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी मतलब हम कोर्स वर्क में पढ़ रहे होते हैं. तो ये जो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन है इसको मैंने इतनी डिटेल में जस्ट इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो कि वो जो ग्राफ हम कहते हैं कि इस तरीके से अपेयर होंगे तो अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कितनी हैं, और फिर उनको हम जब सॉल्व करने पे आते हैं तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हैं, जिसके बाद हम ये मिनिमाइज चीज़ों को करने के बाद हम ये कहते हैं कि ये जो सिग्नल है उसके बावजूद जब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो एक्यूरेट है. तो जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं. तो होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन की और उसकी करेक्शन की. फर्दर इसी बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन के जैसे इंटरफेरेंसेस होते हैं, इंटरफेरेंसेस बैकग्राउंड को मैंने सेपरेट रखा है ताकि जो डिटेल है इन दोनों की आपको सेपरेट पढ़ाई जा सके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंसेस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.